हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 9 का लेसन नंबर 4 जलवायु टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर मानसून का जो आगमन है, वर्षा ऋतु का जो आगमन है, उनके बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बच्चों मानसून का जो अंत है या मानसून का लौटना है या मानसून का जो व्युत्क्रमण है उनके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपको यदि व्युत्क्रमण के बारे में समझना है तो उससे पहले उत्क्रमण के बारे में समझना होगा, और उत्क्रमण के बारे में समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा। तो बच्चों, पिछले वीडियो को देखें और फिर बाद में आप इस वीडियो को देखें, जिसके कारण आपको मानसून का जो व्युत्क्रमण है वो आसानी से क्या आ सके, समझ में आ सके। अब हम लेते हैं मानसून का व्युत्क्रमण। सबसे पहले हम परिभाषा लेते हैं मानसून का व्युत्क्रमण। मानसून का व्युत्क्रमण, ठीक है बच्चों, या फिर लौटना, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, अंत। इन किसी शब्दों का प्रयोग करें, परिभाषा क्या होगी, सेम। जब किसी देश से मानसून का या मानसून, जब किसी देश से मानसून लौटना प्रारंभ करता है, लौटना प्रारंभ करता है, उसे को हम मानसून का अंत, मानसून का व्युत्क्रमण, लौटना या अंत कहलाता है। और आपको मालूम ही है, जब मानसून लौटता है उस समय एक नई ऋतु को जन्म देना प्रारंभ कर देता है, वो है शीत ऋतु। लौटते हुए मानसून से ही शीत ऋतु का शुभारंभ शुरू कर देता है, और शुभारंभ होते होते लगभग अक्टूबर के करीबन वो शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। अक्टूबर के करीबन शीत ऋतु का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। और उसके बारे में हम शीत ऋतु के अंदर विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। अभी तो हम बच्चों केवल मानसून का जो व्युत्क्रमण है या अंत है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे मानचित्र कौशल के साथ, और उनका बिंदु के बारे में आपको समझाया जाएगा और उसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी। यह है हमारा हल्का सा मानचित्र जो भारत का खाका है, कोई पैमाने के माध्यम से नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, एक स्केच बनाया हुआ है, लगभग है। अब आपने जब मानसून का उत्क्रमण पढ़ा या मानसून की उत्पत्ति पढ़ा था, उस समय आपने दो प्रेशर के बारे में पढ़ा था, उच्च दाब और एक निम्न दाब। एक पढ़ा था उच्च दाब और एक पढ़ा था निम्न दाब। और आपने मानसून की उत्पत्ति के समय देखा था कि यह क्या था, लो प्रेशर, और यह पर क्या था, हाई प्रेशर। क्या था, हाई प्रेशर। लेकिन मानसून का जब अंत होता है उस समय इन प्रेशर का अंत हो जाता है, इन प्रेशरों का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और उस समय जो हाई प्रेशर होता है वो तिब्बत के करीबन हो जाता है। मानसून के अंत के अंदर या मानसून के व्युत्क्रमण के अंदर जो हाई प्रेशर होता है वो कहां होता है बच्चों, तिब्बत के अंदर। और लो प्रेशर होता है वो कहां होता है, हिंद महासागर। समझ आ गया? याद रखना, उच्च प्रेशर तो कहां होता है, तिब्बत, और लो प्रेशर कहां होता है, हिंद महासागर। यह बात आपको समझ में आ गई। और पवनें हमेशा हाई प्रेशर टू क्या चलती है, लो प्रेशर की तरफ, उच्च दाब से निम्न दाब तक, ठीक है। अब उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ मतलब स्थल भाग से जलीय भाग की तरफ यह पवनें चलेगी, स्थल भाग से जलीय भाग की ओर ये पवनें चलती है। जब पवनें इस तरह चलना प्रारंभ होती है उस समय जो मानसून पहले
जो पहले मानसून भारत के अंदर आया था अब वो वापस लौटना प्रारंभ करता है। क्या करता है? लौट। और जब ये वापस लौटना शुरू होता है उस समय 1 सितंबर, याद रखना बच्चों, मानसून की उत्पत्ति जून में होती है और मानसून का लौटना सितंबर में होता है। ये क्वेश्चन याद रखना बच्चों, मानसून का भारत में आगमन किस महीने में होता है? तो जून महीने में होता है। और मानसून का लौटना किस महीने में होता है? तो सितंबर महीने में होता है। 1 सितंबर को मानसून क्या होता है? लौटना प्रारंभ करता है। फिर लगभग 15 सितंबर तक ये मध्य और पूर्वोत्तर राजस्थान है वो वहां तक ये मानसून लौट चुका होता है। और लौटते हुए मानसून के कारण पश्चिमी जो भारत है वहां पर अच्छी बारिश होती है। पश्चिमी भारत से क्या होती है? अच्छी बारिश। तो 1 सितंबर को राजस्थान और जम्मू कश्मीर, कुछ पंजाब हरियाणा कुछ हिस्सों पर, फिर 15 सितंबर तक अपन के गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों पर यह मानसून लौट चुका होता है। फिर लगभग 1 अक्टूबर को, कब? 1 अक्टूबर को यह लगभग मध्य भारत और गंगा के मैदान के करीबन से लगभग यह मानसून लौटना प्रारंभ हो जाता है। कब? मध्य अक्टूबर। और फिर 15 अक्टूबर तक, कब तक? 15 अक्टूबर तक आपके महानदी गोदावरी ये जो क्षेत्र हैं या फिर दक्षिणी भारत से मानसून लौटने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। मानसून लौटने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। फिर 1 नवंबर तक लगभग आंध्र प्रदेश से करीबन है वो मानसून लौटना शुरू होता है। कब? 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश के करीबन ये मानसून लौटना क्या होता है? शुरू होता है। फिर अपन के 15 नवंबर तक अपन के जो लगभग जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो बॉर्डर होती है उसके करीबन ये मानसून लौटना शुरू हो जाता है। फिर 1 दिसंबर, 15 दिसंबर को लगभग ये जो हमारा श्रीलंका और भारत के पास जो रामेश्वर जो क्षेत्र है उसके करीबन 15 दिसंबर को बारिश होना शुरू हो जाती है। 15 दिसंबर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह मानसून की अलग अलग शाखाओं के रूप में ये क्या होती है? बारिश। अब हम वापस बात करते हैं, जब ये मानसून लौटना प्रारंभ होता है तो जैसे ये वर्षा करते हुए जब ये पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ता है तो ये वर्षा की मात्रा धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती जाती है, लौटते हुए मानसून के कारण। ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा देश है? म्यांमार, जिसे हम प्राचीन नाम में क्या कहते थे? ब्रह्मा। क्या कहते थे? ब्रह्मा। यहां से ये मानसून आकर अराकान योमा पहाड़ी से टकराता है। ठीक है। और जब ये पहाड़ी से टकराता है तो ये बंगाल की खाड़ी की तरफ मुड़ जाता है। मानसून की साइड किस साइड मुड़ जाती है? बंगाल की खाड़ी की साइड घूम जाती है। यहां पर है हमारी कौन सी? बंगाल की खाड़ी। ठीक है बच्चों। अब जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी की शाखा या बंगाल की खाड़ी में ये लौटते हुए मानसून की शाखा जब प्रवेश करती है बच्चों, तो इसके अंदर जो आर्द्रता कम होती है वो आर्द्रता पुनः बढ़ना प्रारंभ कर लेते हैं। मतलब इसके अंदर जो आर्द्रता की कमी हुई है वो बंगाल की खाड़ी से वो आर्द्रता को क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है और पुनः वर्षा के लायक होने बन जाती है। और फिर ये 1 दिसंबर के करीबन, कब? 1 दिसंबर के करीबन तमिलनाडु, कहां पर? तमिलनाडु के अंदर भयंकर बारिश करती है, बहुत अधिक मात्रा में क्या करती है? बारिश। तो यहां पर एक सवाल बनता है बच्चों, लौटते हुए मानसून के कारण भारत के किस राज्य में बारिश होती है? तो इसका उत्तर क्या हुआ? तमिलनाडु। क्या हुआ बच्चों? लौटते हुए मानसून के कारण भारत के किस राज्य में बारिश होती है? तमिलनाडु के अंदर। कई बार यहाँ पर बाढ़ें भी बहुत आती हैं बारिश के मौसम में। दिसंबर का हमारा सर्दी का मौसम होता है, उस समय यहाँ पर क्या आती है?
बाढ़ आती है, जिसके कारण यहाँ पर जान माल की और जन धन को बहुत ही क्या होता है, नुकसान होता है। क्या होता है, नुकसान। और फिर धीरे धीरे ये पूरा 15 दिसंबर तक लगभग बारिश से ये मानसून लौट जाता है और एक नई ऋतु का जन्म होता है, उसका नाम होता है शरद ऋतु या शीत ऋतु। क्या होता है, शीत ऋतु। और आपको मालूम ही है 15 दिसंबर के बाद तेजी से क्या होती है, सर्दी पड़ती है। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि उस समय दक्षिण पश्चिम मानसून लौट चुका होता है और फिर यह सर्दी की ऋतु शुरू हो जाती है, क्योंकि उस समय सूर्य होता है बच्चों वो लगभग मकर रेखा के करीबन चमकता है और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में बहुत ज्यादा दूरी होने के कारण सूर्य की किरणें क्या हो जाती है बच्चों, तिरछी हो जाती है और तिरछी हो जाने के कारण वहां पर तापमान भी क्या मिलता है हमको, या हमारी भारत को क्या मिलता है, कम मिलता है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत के अंदर शीत ऋतु हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर स्थित जो देश हैं उनके अंदर ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो ये है हमारे मानसून के लौटने की प्रवृत्ति। अब इसके बारे में हम बिंदुवार विश्लेषण के साथ इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्रत्येक बिंदु का पॉइंट टू पॉइंट उसका समझेंगे कि लौटता हुआ मानसून कैसे प्रारंभ या कहां से तक जाता है और किस तरह वर्षा करता है। अब हम बच्चों मानसून की वापसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन करते हैं। जैसे पहला बिंदु, मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया। क्रमिक का मतलब होता है एक क्रम के रूप में जो मानसून है वो भारत से बाहर निकलता है। जैसे मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया था, फिर भी मैं एक बार लिखकर बता देता हूं कि प्रथम सप्ताह मतलब 1 सितंबर के करीबन पश्चिमी राजस्थान में, कहां पर, पश्चिमी राजस्थान में। फिर 15 सितंबर के करीबन पूर्वी राजस्थान, कहां पर, पूर्वी राजस्थान। फिर 1 अक्टूबर के करीबन मध्य भारत, कहां पर, मध्य भारत। 15 अक्टूबर के करीबन दक्षिणी भारत, कहां पर, दक्षिणी भारत। 1 नवंबर तक दक्षिणी भारत के जो हमारे आंध्र प्रदेश एरिया है वहां पर, ठीक है। फिर 15 नवंबर, ठीक है, वही भी आंध्र प्रदेश के आसपास, ठीक है। फिर 1 दिसंबर तमिलनाडु और 15 दिसंबर लगभग भारत के द्वीपीय क्षेत्रों में। ये भारत के मानसून की लौटने की लगभग क्या हो जाती है, प्रक्रिया क्रमिक रूप से प्रारंभ होती है। तो याद रखना, जिस प्रकार क्रमिक रूप से मानसून भारत के अंदर आगमन करता है बच्चों, उसी तरह मानसून क्रमिक रूप से वापस भारत से बाहर भी निकलता है। जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य से सितंबर के प्रारंभ हो जाता है और भारत के जो उत्तर पश्चिमी राज्य जो हमने लिख दिया है पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राज्य है, वह 1 सितंबर के करीबन मानसून बच्चों क्या करना शुरू कर देता है, लौटना प्रारंभ कर देता है। तो याद रखना, भारत से मानसून की लौटने की प्रक्रिया कब शुरू होती है, 1 सितंबर को, और आगमन की जो प्रक्रिया होती है वो कब होती है, 1 जून को। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। फिर अगला बिंदु लेते हैं बच्चों, मध्य अक्टूबर तक। कहां तक, मध्य अक्टूबर का मतलब होता है 15 अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट चुका होता है और 15 अक्टूबर तक मानसून है वो प्रायद्वीप का जो उत्तरी भाग है उससे लगभग लौट चुका होता है। देखो ये रहा, मैंने लिखा था 15 अक्टूबर, तो ये दक्षिणी भारत के अंदर लगभग लौट चुका होता है। तो दक्षिण भारत का कौन सा भाग है, उत्तरी भाग से ये लगभग लौट चुका होता है। फिर अगला बिंदु, प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र गति से होती है और प्रायद्वीप का जो दक्षिणी भाग है या आधा प्रायद्वीप भाग है वहां से जो मानसून है वो तेजी से लौटना प्रारंभ होता है। तो एक शब्द आता है बच्चों, बार बार मैंने पढ़ रहा हूं, प्रायद्वीप। क्या होता है आपको खुद को भी मालूम होगा प्रायद्वीप क्या होता है। तो मैं आपको वापस एक डायग्राम के माध्यम से बताता हूं कि प्रायद्वीप क्या होता है। ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक भारत का छोटा सा स्केच बना है, जिसमें यह देखो यहाँ पर अपन का कौन सा सागर, अरब सागर। यहाँ पर कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, और नीचे कौन सा है, हिंद महासागर। ऐसा भूभाग
जो तीन ओर से क्या हो, जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। काफी बार बच्चों आपको मिलता है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो आप बता सकते हो खाड़ी क्या होती है, खाड़ी क्या होती है? यदि आपसे ये सा सवाल आ जाए कि खाड़ी क्या होती है, तो सिंपल सा उत्तर है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमने अभी एक शब्द पढ़ा है प्रायद्वीप, क्या पढ़ा, प्रायद्वीप। ऐसा भूभाग जो तीन ओर से क्या है, जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। खाड़ी इसका ऑपोजिट है, खाड़ी इसका क्या है, ऑपोजिट। ऐसा जलीय भाग, ऐसा जलीय भाग जो तीन ओर से स्तर से घिरा हो, स्तर से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों, खाड़ी। तो प्रायद्वीप वो भूभाग है जो तीन ओर से जल से घिरा हो, खाड़ी वो भूभाग, वो जलीय भूभाग है जो तीन ओर से स्तर से घिरा हो। याद रखना, तीन ओर से स्तर से घिरा। अब हम आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट बिंदु को। प्रायद्वीप का दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र गति से होती है। अगला बिंदु, दिसंबर के प्रारंभ तक, दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो चुकी होगी। और दिसंबर के प्रारंभ मतलब 1 दिसंबर के करीबन देखते हैं बच्चों, तो भारत से जो दक्षिणी भाग है वहां से मानसून लगभग लौट चुका होता है। जैसे हम देखते हैं ये दिसंबर, ये दक्षिण भाग का जो अंतिम हिस्सा वो कौन सा रह जाता है, तमिलनाडु। वहां तक ये मानसून क्या होता है, लगभग लौट चुका होता है। द्वीपों पर मानसून की गति सबसे पहले वर्षा होती है, और द्वीपों पर मानसून की क्या होती है, सबसे पहली वर्षा। आपने पता ही है, हमारे जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, तो 6 डिग्री 45 अक्षांश पर स्थित है, जहां पर सर्वप्रथम बारिश का होती है। कहां पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर, जो कितने डिग्री है, 6 डिग्री 45 पर यहाँ पर सबसे पहले बारिश होती है। तो याद रखना, द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली बारिश वर्षा होती है। यदि आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि भारत के किस द्वीप पर सर्वप्रथम वर्षा होती है, तो याद रखना बच्चों, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, निकोबार द्वीप समूह पर सबसे पहली बारिश होती है। वो कितने डिग्री चैनल पर स्थित होता है, 6 डिग्री 45 पर यह स्थित होता है, इसलिए सबसे पहली वर्षा यही होती है। यह क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होता है। और ये जो क्रम होता है, जो द्वीपों पर जब उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ वर्षा का प्रारंभ चलता है, वो कब शुरू होता है, अप्रैल के अंतिम सप्ताह है, और मई के प्रथम सप्ताह तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब एक शब्द आया द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं बच्चों, ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों, द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीप। अब एक मैं आपसे कमेंट के रूप में एक सवाल पूछ रहा हूं बच्चों, आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हो। विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है, विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो प्रायद्वीप स्थिति रखता है, या फिर प्रायद्वीप स्थिति रखने वाला विश्व का कौन सा महाद्वीप है, उसका नाम बताइए। ये आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दे सकते हो आप इसका, ठीक है। और बाद में हम अगला जो वीडियो होगा कल हम जब बनाएंगे, उसके अंदर आपको इसका उत्तर भी आपको देंगे, ठीक है। और आप अपने कमेंट्स में भी लिख सकते हो कि इसका उत्तर क्या होगा, और हम दोनों इनका उत्तर सही निकालेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम अगले बिंदु को लेते हैं। मानसून की वापसी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण तक की हो सकती है। और मानसून की जो वापसी है बच्चों, वो क्रमशः कब शुरू होती है, दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण रूप से दक्षिणी भाग से भी यह मानसून लौट चुका होता है। अब है शीत ऋतु। क्या ऋतु, शीत ऋतु। अब शीत ऋतु होती है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। शीत ऋतु क्या होती है, वो कैसे होती है, वो देखिए। शीत ऋतु में बच्चों सूर्य होता है, वो कौन से गोलार्ध में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में।
कौन से गोलार्ध में होता है? दक्षिणी गोलार्ध में। किस रेखा पर चमकता है उस समय? मकर रेखा के ऊपर, मकर रेखा के ऊपर। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के अंदर मकर रेखा पर चमकता है उस समय उत्तरी गोलार्ध के ऊपर बच्चों सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? तिरछी पड़ती है। या फिर कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? तिरछी पड़ती है। इसलिए पूर्ण प्रकाश न मिलने के कारण वहां पर कौन सी? उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु शुरू हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु शुरू हो जाती है। ये बात तो आपको पूरी हो। अब आपसे पूछ लें शीत ऋतु के अंदर कौन सा मानसून आता है? तो याद रखना उत्तरी पूर्वी मानसून। कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून होता है। और उत्तर पूर्वी मानसून से होने के कारण शीत ऋतु के अंदर पवनें जो चलती हैं बच्चों वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है या फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर चलती है। और जब उत्तर पूर्व से जब पवनें आती है तो बहुत ही ठंडी होती है और भारत के अंदर शीतलहर का प्रकोप शुरू हो जाता है। और आपको पता ही है दिसंबर जनवरी के अंदर जब हिमालय के अंदर बर्फ गिरती है तो जब उत्तर पूर्वी पवनें आती हैं तो अपने साथ बहुत ही ठंडी हवा साथ लेकर आती है। और ठंडी हवा होने के कारण उत्तरी भारत के अंदर शीतलहर का प्रकोप होता है और उस समय जो टेम्परेचर है बहुत ही नीचे गिर जाता है। और कभी कभी आपने देखा -2 डिग्री के करीबन भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है और उत्तरी भारत के राज्यों के अलावा मध्य अपने मैदानी भारत के बात कहते हैं तो जैसे उत्तर प्रदेश में वहां पर तापमान 10 डिग्री के करीबन हो जाता है। मतलब बहुत अधिक मात्रा में क्या पड़ती है? सर्दी पड़ती है। लेकिन प्रायद्वीप भारत में ज्यादा सर्दी का प्रकोप नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीप भारत के तीनों ओर क्या है? जल स्थिति है जिस कारण से वहां के ज्यादा तापमान में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा आपने देखा होगा जब उत्तर पूर्वी मानसून आता है उस समय एक बारिश होती है सर्दियों के अंदर, उसे कहते हैं मावठ। क्या कहता है? मावठ। सर्दियों के अंदर होने वाली जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? मावठ कहा जाता है। ठीक है। और ये जो मावठ होती है बच्चों वो कहां से आती है? भूमध्य रेखा से आती है। ये पौने कहां से आती है? भूमध्य रेखा से आती है। ठीक है। और इसे कई भूगोलिक भाषा में पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। और आपको एक बात मालूम होना चाहिए बच्चों, ये जो माउंट है पश्चिमी विक्षोभ है ये किस फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है? रबी की फसल के लिए बहुत क्या होती है? फायदेमंद। रबी की फसल के लिए ये वर्षा अमृत के समान है। किसके समान है? अमृत के समान है। और इस वर्षा से उत्तरी भारत के अंदर जो रबी की फसल उगाई जाती है जैसे गेहूं है, चना है, सरसों है और इसके अलावा जौ है, जीरा है, ये सब जो रबी की फसल है उनके लिए एक वरदान के साबित होती है और उसके उत्पादन में क्या करती है? वृद्धि करती है। तो आपको मालूम होना चाहिए शीत ऋतु से संबंधित ये सारे क्या बन गए? क्वेश्चन बन गए कि कौन से गोलार्ध में सब कर देगा, कौन सी रेखा कब क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं अपने शीत ऋतु पर। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक होती है। याद रखना शीत ऋतु कब शुरू होती है? नवंबर से आरंभ होती है और कब तक रहती है? फरवरी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी लगभग कितने माह हो गई? 4 माह। अब आपको मालूम होना चाहिए नवंबर से फरवरी के बीच में क्या होती है? शीत ऋतु। लेकिन दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने ऐसे हैं भारत के सबसे ठंडे महीनों में से एक है। जिस प्रकार गर्म महीने की बात आती है तो अप्रैल का नाम आता है, वर्षा की बात आता है तो जुलाई अगस्त का नाम आता है और फिर बाद में यदि शीत ऋतु की बात आती है तो सबसे ठंडे महीने कौन सा हुए? दिसंबर, जनवरी। लेकिन सबसे ज्यादा ठंडा जनवरी रहता है। कौन सा रहता है? जनवरी। तो नोट करके याद लिख देता हूं, याद रखना सबसे ज्यादा वर्षा वाला महीना जुलाई, उसके बाद अगस्त, ये वर्षा वाला। ठीक है। फिर शीत ऋतु वाला सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? जनवरी। उसके बाद में कौन होता है?
दिसंबर, ठीक है। और गर्मी में सबसे ठंडा वाला गर्म वाला महीना अप्रैल। ये याद रखना बच्चों, ये भी आपके क्या बन गए, 3 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन लेते हैं। भारत के उत्तरी भागों में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने हैं। भारत के उत्तरी भाग में कौन से सबसे ठंडे महीने हैं? दिसंबर और जनवरी के महीने, अभी मैंने आपको यह समझाया, ठीक है। अगला बिंदु, शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, घटता है। और शीत ऋतु में तापमान है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है, तो बढ़ने पर घटता है, क्या होता है, कम होता जाता है। आगे देखते हैं, उत्तर में तुषारपात। तुषारपात का मतलब होता है तापमान जब 0 डिग्री से नीचे होता है और बर्फ के ओले या तुले गिरते हैं, उस वर्षा को हम तुषारपात कहते हैं, जो सामान्य बात है। और हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिमपात होता है, और उस समय तुषारपात के समय हिमालय के ऊपर क्या गिरता है, हिमपात, मतलब हिम के रूप में वर्षा होती है। एक बिंदु यह आया, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं तो तापमान घटता है। कैसे? दक्षिण में तापमान यदि 35 सेंटीग्रेड होता है, तो उत्तर तक जाता है तो कितना हो जाता है, -0 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं, तापमान क्या हो रहा है, घटता है। तो बच्चों, आपने इस वीडियो के अंदर मानसून की जो वापसी है और साथ में शीत ऋतु है, उसके कुछ बिंदु पढ़े और उनके बारे में देखा कि शीत ऋतु किस तरह भारत से अंदर आगमन करती है, शीत ऋतु में कौन से ठंडे महीने हुए, उन सब के बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चों, उसके अंदर हम शीत ऋतु के जो बचे हुए महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं और उनके बारे में जानेंगे, साथ में ग्रीष्म ऋतु के बारे में जानेंगे, और फिर हम देखेंगे कि वर्षा का जो वितरण है वो किस रूप में पाया गया है, उसके बारे में भी हम विश्लेषण के साथ क्या है अध्ययन जो करेंगे, वो होगा नेक्स्ट वीडियो में। क्या होगा? नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।